फांसीवाद। फांसीवाद के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि फांसीवाद का उदय क्यों हुआ, क्या कारण रहे, कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ रहीं जिनके कारण इटली में फांसीवाद का उदय हुआ और जर्मनी में नाजीवाद का। आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम फांसीवादी विचारधारा के बारे में जानेंगे कि क्यों इटली में फांसीवाद का जन्म हुआ। बेनिटो मुसोलिनी ने इटली को एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र बनाने के क्रम में किस प्रकार इस फांसीवादी विचारधारा को जन्म दिया। फांसीवाद के उदय के कारणों को जानने से पहले हम फांसीवाद का जो अर्थ है उसको समझने का प्रयास करेंगे। इटली में फांसीवाद का उदय हुआ और फांसीवाद के उदय के पीछे जो शब्द है वो है फासिस्ट, और फासिस्ट शब्द की उत्पत्ति इटालियन शब्द फैसियो से हुई, जिसका मतलब है लकड़ी का एक लट्ठा, जो अनुशासन, एकता एवं शक्ति का प्रतीक है। युद्ध के अंतर्गत इसका मतलब उन लोगों से था जिन्होंने अपने को एक सूत्र में बांध लिया था और इटली के लिए जीने मरने को तैयार थे। तो इस प्रकार फांसीवाद शब्द फैसियो से निकला है, जो एक इटालियन वर्ड था और जो एक प्रकार से शक्ति, एक विशेष प्रकार के अनुशासन, एकता और शक्ति का प्रतीक है। और लकड़ियों का जो गट्ठा है, लकड़ियों के लट्ठे के रूप में इसका प्रतीक माना गया है। उसका मतलब यही है कि अगर शक्ति एकीकृत हो तो उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, और शक्ति अगर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होगी तो उसको नष्ट किया जा सकता है। यानी राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाने के लिए उसका अपने आप को एकीकृत होना, उसकी यूनिटी होना, उसमें एकता होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा, वो छोटे छोटे क्षेत्रों में बिखरा होगा, विखंडित होगा, तो वो अपने आप को कभी भी शक्तिशाली नहीं बना पाएगा। अब हम देखते हैं कि ये विचार इटली में आया क्यों, इस प्रकार की व्यवस्था की चीज़ों का उदय इटली के अंतर्गत हुआ क्यों। उसका मुख्य कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप की व्यवस्थाओं को स्थापित करने के लिए जो व्यवस्थाएं यूरोप में, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए जो व्यवस्थाएं स्थापित की गई, वो मुख्य कारण थे। इसमें वर्साय की संधि के द्वारा हारे हुए राष्ट्रों पर भारी जुर्माना लगाया गया, उनकी सैनिक शक्तियां कम कर दी गई, और इस प्रकार वर्साय की संधि बहुत ही अन्यायपूर्ण, अपमानजनक थी, और इटली और जर्मनी इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। और इस प्रकार वर्साय की संधि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी, उसने इन यूरोप के इन दोनों राष्ट्रों को इस प्रकार झकझोर दिया कि यहाँ पर भावनाओं के आधार पर, एक सशक्त नेतृत्व के आधार पर अपनी शक्तियों को पुनः बटोरने के लिए एक आधार तैयार हुआ। साथ ही हारे हुए राष्ट्रों पर भारी जुर्माना लग गया, और जिसको चुकाने में इनकी अर्थव्यवस्थाएं समर्थ नहीं थीं। राष्ट्रों को आत्मनिर्णय के नाम पर वहाँ पर छोटे छोटे राज्य बन गए, जो अपने पैरों पर खड़ा होने में असमर्थ थे या अपने आप को स्थिर व्यवस्था के अंतर्गत रखने में असमर्थ थे। साथ ही इन सब समस्याओं के समाधान के लिए किसी तरह का और कोई प्रयास नहीं किया गया। अधिदेश प्रणाली के नाम पर विजयी राष्ट्रों को हारे हुए राष्ट्र उपनिवेशों के रूप में मिले, और उनके द्वारा इन राष्ट्रों का नियंत्रण करना था या उनकी व्यवस्थाओं को देखना था। तो इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो व्यवस्थाएं स्थापित हुई, उनमें ही ऐसी कुछ कमियां थीं, उनमें ऐसे बीज
बोए गए, जिसके कारण फांसीवाद और नाजीवाद जैसी निरंकुश ताकतों को जन्मने का या उनको पनपने का आधार तैयार हुआ। इटली में फांसीवाद का जनक बेनिटो मुसोलिनी थे और मुसोलिनी इटली को यूरोप का प्रथम श्रेणी का राष्ट्र बनाना चाहते थे। इसलिए इटली को एक सूत्र में बांधकर शांति व्यवस्था, अनुशासन कायम कर एक शक्तिशाली सरकार कायम करना चाहते थे। इसीलिए मुसोलिनी ने फैशो नामक संस्था बनाई और इसी के माध्यम से इटली में फासिस्टवादी सरकार की स्थापना भी की। इटली के अंतर्गत फांसीवाद का उदय 1919 से हम देख सकते हैं, जब बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में फासिस्ट दल का गठन हुआ। 1922 में मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री बने और 1926 तक इटली एक दलीय फासिस्ट राज्य बन गया था। इसके साथ ही इटली के अंतर्गत और या मुसोलिनी को जो वैचारिक उसका रुझान था, उसमें उसका ये मानना था कि प्रजातांत्रिक उदारवादी राजनीतिक विचारों ने पुरानी कुलीन तंत्रीय विचारों को विस्थापित नहीं कर पाए हैं। मुसोलिनी का ये मानना था कि जो भी प्रजातंत्रीय व्यवस्थाएं हैं या उदारवादी व्यवस्थाएं हैं, वो किसी भी रूप में पुराने कुलीन तंत्रीय व्यवस्थाओं को विस्थापित नहीं कर सकती हैं और सामाजिक हितों को सरकारें उस समय पूरा नहीं कर पा रही थी। तो उस समय की जो व्यवस्थाएं थी, उसी से मुसोलिनी को इस प्रकार के विचारों को स्थापित करने की प्रेरणा मिली, क्योंकि प्रजातंत्रीय जो उदारवादी व्यवस्थाएं थी, वो पुरानी जो चीज़ें थी उनको समाप्त करने में असफल थी। साथ ही प्रजातांत्रिक उदारवादी सरकारों के माध्यम से जो समस्याएं थी उनका भी समाधान नहीं हो पा रहा था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यद्यपि इस प्रकार की व्यवस्थाएं तो स्थापित हो गई थी, लेकिन जिस प्रकार के आर्थिक संकट और जिस प्रकार छोटे छोटे राज्यों का उदय और उन राज्यों के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान करने में समर्थ न होना, इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी कि वो व्यवस्थाएं कमज़ोर और अस्थिर थी। तो इस प्रकार जो परिवेश था वो इस प्रकार का था कि वहाँ राजनीतिक अस्थिरता थी, आर्थिक संकट थे और पूरी तरह से वो कमज़ोर थे। तो ऐसे में इस प्रकार का जो वातावरण था, इस प्रकार की जो व्यवस्था थी, उस परिवेश के अंतर्गत करिश्माती नेतृत्व को अपना प्रभाव स्थापित करने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई और इस प्रकार जनता भी इतनी त्रस्त थी कि वो इस तरह के नेतृत्व को अपनी सुरक्षा के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, इन संकटों से अपने आप को बचाने के लिए इस प्रकार के नेतृत्व में आस्था रख रही थी और चाहती थी कि ऐसा कोई नेतृत्व, ऐसा कोई व्यक्ति हो जो इन समस्याओं का निदान कर सके। तो इस प्रकार इन परिस्थितियों ने करिश्माती नेतृत्व को या प्रभुत्वशाली नेतृत्व को स्थापित करने का अवसर दिया। इसी तरह से विश्व युद्ध के बाद रूस की साम्यवादी क्रांति से भय का वातावरण उत्पन्न हो गया था कि पूंजीवादी व्यवस्था में कि पूरे पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत कि उनको ये लगने लगा कि यूरोप में पूरी तरह से सामाजिक क्रांति हो सकती है या संपूर्ण यूरोप में इस प्रकार की व्यवस्था फैल सकती है। तो इससे भी फांसीवाद को समाज के अंतर्गत इन व्यवस्थाओं का जो भय था या जो इस प्रकार का वातावरण था एक दूसरे के विरुद्ध पूंजीवाद और साम्यवाद के संदर्भ में, उससे भी फांसीवाद को समाज के विभिन्न वर्गों से समर्थन
मिलने का आधार तैयार हुआ और लोगों की आस्था इस प्रकार के नेतृत्व में रही। 1930 की आर्थिक मंदी ने भी फासीवाद को पनपने में सहयोग दिया, क्योंकि इसमें पूंजीवादी आर्थिक तंत्र की असफलता एवं कमियां प्रकट हुई और इसने तानाशाही नेतृत्व को स्वीकार करने में या करिश्माती नेतृत्व के आधार पर उस संकट से जूझने में मदद मिलेगी, ऐसा लोगों को लगने लगा। तो इस प्रकार 1930 की आर्थिक मंदी ने भी जो वातावरण तैयार किया उसमें फासीवाद को पनपने का अवसर मिला। प्रथम विश्व युद्ध अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में प्रतिस्पर्धाओं को नियंत्रित करने में असफल रहा। इटली, जापान, जर्मनी में इन कारणों से इस प्रकार राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को बल मिला और इसीलिए इटली में फासीवाद और जर्मनी नाजीवाद पनपन। तो इस प्रकार फासीवाद के लिए इस प्रकार का ये आधारभूत जो पृष्ठभूमि थी वो तैयार हो रही थी, जिसके कारण इटली में फासीवाद को पनपने में सहायता मिली। मुसोलिनी पर बहुत सारे सिद्धांतों का प्रभाव था। वो सॉरेल की श्रमिक संघवादी शिक्षाओं से प्रभावित था, जिसके अंतर्गत विनाश को अपनाना या विनाश ही विकास का रास्ता है, आम हड़ताल के साधनों को अपनाना, ये सब सॉरेल की विचारधारा का उसके ऊपर प्रभाव था। हीगल के राष्ट्रवाद और सर्वाधिकारवाद को अपनाया या हीगल के आदर्शवाद के कारण राज्य को सर्वोच्च शक्ति देना या राज्य की पूर्ण निरंकुशता को अपनाने का विचार मुसोलिनी ने हीगल से ग्रहण किया। मार्क्स, मैकियावेली, हाब्स का भी प्रभाव पूरी तरह से मुसोलिनी पे था। मुसोलिनी बर्गेस के बुद्धिवाद का लेकिन विरोध किया। तर्क और बुद्धि का विरोधी था। वो परंपराओं, भावनाओं और संवेगों के आधार पर कार्य करना, साथ ही केवल बातें न करना, कार्य करने में उसका विश्वास था। नीत्शे की संकल्प शक्ति से भी बहुत अधिक प्रभावित था। नीत्शे का मत था कि जीवन केवल अस्तित्व का संघर्ष नहीं बल्कि प्रभुत्व एवं शक्ति का संघर्ष भी है। जीवन केवल अस्तित्व के लिए ही संघर्ष नहीं, अपने को एग्जिस्ट करने के लिए संघर्ष नहीं है, बल्कि प्रभुत्व एवं शक्ति का संघर्ष भी है। और इस प्रकार मुसोलिनी क्रियाशील एवं शक्तिशाली राज्य का समर्थन करता है और उसका राज्य सर्वाधिकारवादी है, जो व्यक्ति स्वाधीनता और समानता को अस्वीकार करता है और राष्ट्र को सर्वोच्च मानता है। तो इस प्रकार फासीवाद के अंतर्गत मुसोलिनी के ऊपर इन प्रमुख व्यक्तियों का प्रभाव था और इन सब प्रभावों के आधार पर वो इटली को एक ऐसा सर्वोच्च, इन सब विचारों का उस पर इतना अधिक प्रभाव था और इटली की जो स्थिति थी, जिस प्रकार की वो स्थिति कमज़ोर थी राजनीतिक आर्थिक दृष्टि से, उसको सुदृढ़ और सशक्त राष्ट्र बना करके यूरोप में उसका पूरा प्रभाव स्थापित करने के लिए मुसोलिनी ये चाहता था कि इटली एक इस प्रकार का प्रभावशाली और सशक्त राष्ट्र बने। तो इस प्रकार मुसोलिनी इन सभी व्यक्तियों के विचारों से प्रभावित था। अब हम देखेंगे कि फासीवाद के मूल सिद्धांत क्या थे या उसकी कोर थीम्स क्या थी। तो फासीवाद के 4 मूल सिद्धांत माने जा सकते हैं। पहला, सामाजिक डार्विनवाद। डार्विन ने जिस प्रकार ये बताया, अस्तित्व के संघर्ष का जो सिद्धांत दिया कि जो योग्यतम होता है, जो योग्य होता है वो सरवाइव करता है, जो अयोग्य होता है वो संघर्ष में समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार सामाजिक जीवन के क्षेत्र में भी ये नियम लागू होता है। डार्विन ने जीव वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर बताया कि अगर कोई भी जीव है, अगर उसमें वो अपने अस्तित्व के संघर्ष में सफल होता है तो उसका अस्तित्व रहता है, अन्यथा वो समाप्त हो जाता है। और इस प्रकार सामाजिक जीवन के अंतर्गत सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी हर्बर्ट स्पेंसर ने लागू की,
तो सामाजिक जीवन के क्षेत्र में भी ये माना गया कि जो योग्य होगा वो अपने आप को स्थापित कर पाएगा, और जो अयोग्य है वो संघर्ष में वो व्यक्ति नष्ट हो जाएंगे या उनका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो इस प्रकार फासीवाद का पहला जो मान्यता वो यही है कि वो अस्तित्व के संघर्ष या योग्यतम की विजय में विश्वास करते हैं कि किसी भी चीज़ का अस्तित्व तभी होगा जबकि उसमें अपने उसके लिए स्ट्रगल करने के लिए, अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने के लिए और उसके लिए फिट रहने की योग्यता उसके अंतर्गत होगी। इसी तरह से दूसरा सिद्धांत है तर्क बुद्धि का विरोध। मुसोलिनी तर्क बुद्धि का पूरी तरह से विरोध करते हैं और उनका ये मानना है कि सर्वसाधारण मूलतः तर्क शून्य प्राणी है। वो किसी भी प्रकार की समानता में भी विश्वास नहीं करते हैं कि व्यक्ति पूरी तरह से असमान होते हैं। तर्क बुद्धि, मुसोलिनी का मत है कि आस्था पर्वतों को हिला देती है और तर्क बुद्धि में ऐसी क्षमता नहीं होती है। तर्क बुद्धि का विरोध करने का कारण ये भी है कि मुसोलिनी पर इतालवी समाज वैज्ञानिक विल्फ्रेड पेरेटो का भी बहुत प्रभाव था, और पेरेटो का विश्वास था कि हमारे अंदर से अधिकांश कार्यों में बुद्धि का कोई विशेष हाथ नहीं होता। और पेरेटो का जो ये सिद्धांत था कि समाज में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनके पास संपदा होती है, और चूंकि सर्वसाधारण के पास संपदा नहीं होती है इसलिए राजनीतिक शक्ति में भी उनका कोई हिस्सा नहीं होता। और ये भी मानना था कि इस तरह की जो योग्यता है वो समाज के किन्हीं बहुत ही कम लोगों के अंतर्गत, इन्हीं गिने लोगों के अंतर्गत ही रहती है, उनके पास ही होती है, जो कि अभिजन वर्ग होता है। कुछ ही लोगों के पास इस प्रकार की शक्ति होती है। तो मुसोलिनी ने भी ये माना कि सत्ता को गिने चुने लोगों के हाथ में ही केंद्रित होना चाहिए, और अपने इन विचारों का श्रेय पेरेटो को देता है। तो इस प्रकार मुसोलिनी जो है तर्क बुद्धि का विरोध करते हैं, और उनका ये मानना है कि तर्क और बुद्धि के माध्यम से बात में बहुत ज़्यादा कार्य नहीं हो सकते, बल्कि भावनाओं के आधार पर, आस्थाओं के आधार पर, परंपराओं के आधार पर उन कार्यों को करते हैं। और समाज में ऐसी व्यवस्था होती है कि बहुत कम लोगों के पास ही विशेष बुद्धि होती है, बाकी सब लोग दूसरों को फॉलो करते हैं या दूसरों के नेतृत्व में रहते हैं, और समाज में गिने चुने लोगों के पास ही इस प्रकार की योग्यता होती है। तीसरा उनका सिद्धांत है परंपरावाद। मुसोलिनी ने संस्कृति और परंपरा को अपना ध्येय बनाया, और संस्कृति और परंपरा के आधार पर वो इटली में उस गौरव को स्थापित करना चाहता था, राष्ट्रवाद को या राष्ट्रभक्ति को स्थापित करना चाहता था। इटली के जो महत्वपूर्ण महान व्यक्ति हुए, मैज़नी, काबूर, गैरिबाल्डी, इन राष्ट्रवादियों के आधार पर, इनकी परंपराओं के आधार पर वो इटली में उस प्रकार की उनका यशगान करके वो इटली के लोगों का दिल जीतना चाहता था। तो उसके फासिज्म में परंपरावाद का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसके साथ ही आदर्शवादी जो विचारधारा है उसका वो बहुत अधिक समर्थन करता है, क्योंकि आदर्शवाद राष्ट्र राज्य को विवेक की साक्षात प्रतिमा मानते हैं और व्यक्ति से राज्य के प्रति सर्वस्व समर्पण की मांग करते हैं, और वो राज्य को साध्य मानते हैं। और फासीवादी विचारधारा की दृष्टि से भी राज्य सर्वोच्च है, राज्य की शक्तियाँ सर्वोच्च होनी चाहिए, राष्ट्र के हित के लिए व्यक्ति को अपने हितों का बलिदान कर देना चाहिए। तो इस प्रकार राज्य की सर्वोच्च शक्तियों में विश्वास करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने फासीवाद के अंतर्गत उसका अर्थ, उसकी पृष्ठभूमि और उसकी मुख्य मान्यताओं को देखा। नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत या नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत हम फासीवाद की जो मूल विशेषताएं हैं उनको देखेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।